स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय विज्ञान का पेपर, जो कि आपका सेट नंबर 4 है। हमने 3 सेट अभी तक कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए। आपको वहाँ पे सभी पेपर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन है एक एक प्रश्न का, ताकि आपको बिना किसी मेहनत के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ मिल जाएँ और आप आसानी से पूरा पेपर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम कक्षा 8 का पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, रेयॉन का संश्लेषित रेशा नहीं है। उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक टेडपॉल जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या होता है? कायांतरण होता है। अगला, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? पुरुष की। अगला, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक है? अशुद्ध जल। अगला है, अब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं तो छड़ में क्या होता है? ब उत्तर हो जाएगा। धनावेशित हो जाता है, वह कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल। प्रश्न नंबर 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वाहनों में सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। अगला, किस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती हैं? विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना या घर्षण से क्या होता है? कम हो जाता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सिंचाई किसे कहते हैं? और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों का नाम लिखना है। उचित समय निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षण वाली सिंचाई विधियां हैं छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। प्रश्न नंबर 13 है, खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है। प्रश्न नंबर 14 है, कोक के अभिलक्षण और उपयोग लिखना है। देखिए, कोक के अभिलक्षण हो जाएंगे, ये कठोर संग्र और काला पदार्थ है, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक के उपयोग है, इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक बिना धुएं छोड़े जलता है, अतः ये एक अच्छा ईंधन है। कोक का उपयोग जल गैस तथा प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधन बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों है? जब वस्तु सरकना प्रारंभ करती है तो उसके पृष्ठ में संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिलता जितना फर्श के संपर्क में बिंदुओं को मिलता है बिंदुएं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके सबसे अधिक संभावित हैं। कश्मीर, गुजरात कचरन व राजस्थान। प्रश्न नंबर 17 है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए कौन सी सावधानी बरतेंगे? आइए देखते हैं। भूकंप के झटकों से बचाव क्या हो जाएगा? भवनों, वृक्षों और ऊपरी जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खाली खुले स्थान पर जाएंगे। कार या बस में होने पर उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। कार या बस को खुले स्थान पर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 है, ताजमहल की सुंदरता पर बढ़ते संकट पर प्रकाश डालिए। ताजमहल, ये 18 नंबर है। ताजमहल की सुंदरता संसार में अद्वितीय है, इसलिए इसे विश्व के 7 अजूबों में स्थान मिला है। परंतु तेजी से बढ़ते हुए प्रदूषण ने इसे अमूल्य धरोहर पर संकट में डाल दिया है। ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण संचालित वाहन निर्वातक, रासायन व विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग प्रदूषित गैसों को वर्षा होती है के साथ मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं। इसी कारण ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है और यह पीला हो रहा है। अगला है, क्या आकाशीय तारे गति करते हैं? वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसके कारण आकाश में तारे विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं।
ध्रुव तारा हमें आकाश में स्थिर दिखाई पड़ता है। वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर होता है, जो सदैव एक ही जगह पर रहती है। यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है नहीं। तेज वर्षा के समय किसी भी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जल विद्युत का संचालक होता है या चालक होता है। लाइनमैन को विद्युत झटका लग सकता है। अगला है, वनोन्मूलन से वर्षा की दर में कमी हुई है, समझाइए। आइए देखते हैं। वनोन्मूलन से वर्षा की दर में कमी हुई है क्योंकि पेड़ पौधे वातावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक होते हैं। पौधे मृदा से जल का शोषण नहीं करेंगे तो बादल बनाने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं कर पाएंगे। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थात है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि होने पर परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और इससे वर्षा की दर में कमी आती है। अगला प्रश्न देखिए, अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं, तो ऐसे उपाय की सूची बनाइए जिससे शहर के निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। देखिए, अगर मैं अपने नगर का नगर पालिका का सदस्य होता तो स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए जल बोर्ड के साथ समय समय पर बैठक लेता। जल के नमूने गैर सरकारी प्रयोगशालाओं में भी भेजकर उसकी जांच करवाता। यदि आवश्यक होता तो संबंधित पत्र आदि के द्वारा जल बोर्ड को उचित कार्रवाई के लिए बोलता। इसके साथ ही सभी पाइपों को समय समय पर चेक करवाता ताकि कहीं भी पाइप खराब हो तो उसे बदला जा सके, ताकि संदूषित पानी घरों तक ना पहुंच सके। इसके अलावा क्षेत्र की पानी की टंकियों को समय समय पर चेक करवा कर उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखता। अगला प्रश्न देखिए, अलैंगिक जनन की परिभाषा देनी है और हमें 2 विधियों का वर्णन भी करना है। आइए देखते हैं। अलैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक अपने नए जीव को जन्म देता है, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। पहला देखिए, 2 विधियां हैं। पहली है मुकुलन, जिसे बडिंग बोलते हैं। हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन की एक सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संचारण बनता है, जिसे मुकुल कहते हैं, और शरीर के केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं चित्र में बताया गया है, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है। अगला देखिए क्या है, द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन। जनक जीव खंडन द्वारा 2 नए जीव को जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि को अधिकतम आकार तक पहुंचती है तो पहले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पश्चात अमीबा की कोशिका द्रव्य 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं और इस प्रकार 2 अमीबा बन जाते हैं। अमीबा जैसे ये होता है, बीच में केंद्रक है, तो ये क्या होता है, जो बीच वाला केंद्रक होता है ये 2 भागों में विभाजित होने के लिए तैयार हो जाता है, फिर धीरे धीरे अलग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनानी है और वर्णन भी करना है कि मानव के लिए हानिकारक क्यों है। आइए दोनों देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत देखिए कौन से हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, लाउड स्पीकर, मशीनें, पटाखे, रेडियो, टेलीविज़न, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, टेलीफोन, टाइपराइटर, फेरी वाले, जुलूस, त्योहार, विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, वायुसेना के हवाई अड्डे से उड़ान भरना। अब इसके हानिकारक कारण कौन कौन से हैं देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा उत्पन्न होती है, उच्च रक्तचाप उत्पन्न हो सकता है, सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कमी हो सकती है, चिंता जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या था, हमें
क्या होता है जब तनु सल्फरिक को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? और क्या है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो संबंधित अभिक्रियाओं को शब्दों में लिखना है। पहला देखते हैं, जब तनु सल्फरिक अम्ल को लो कॉपर की प्लेट पर रखा जाता है, कॉपर सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जिसकी अभिक्रिया है कॉपर प्लस सल्फरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और लोहे की किलो पर कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर कॉपर सल्फेट का विलयन से कॉपर विस्थापित हो जाता है। इससे क्या होता है, आयरन सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा पेपर का सॉल्यूशन। डिटेल में एक एक क्वेश्चन को समझाया गया है अच्छे से, ताकि आप पूरा का पूरा यहीं से सॉल्व कर पाएँ और पूरे में से पूरे नंबर ले पाएँ। तो जुड़ रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।